हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी की वैकेंसी थी उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था। तो आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन, डाटा फ्लो आदि के निरूपण के लिए प्रतीकों के प्रयोग से किए जाने वाले आरेखीय वर्णन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। अब इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि फ्लो चार्ट जो है वो ऑपरेशन, अनुक्रम चार्ट या डेटा फ्लो आदि के निरूपण के लिए प्रतीकों के प्रयोग से किए जाने वाले आरेखीय वर्णन है, जबकि तार्किक चार्ट तर्क पर आधारित होता है। सिस्टम अनुक्रम चार्ट में पूर्व प्रणाली को ध्यान देकर कार्य किया जाता है तथा नेटवर्क चार्ट नेटवर्क के संदर्भ में इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उसके वर्धित भंडारण क्षमता के अनुसार क्रम में लिखिए। मतलब इसको आप जो हम लोग जीबी एमबी पढ़ते हैं कि इतना गीगाबाइट इतना मेगाबाइट, उसको आपको अरेंज करना है कि किस फॉर्म में वो अरेंज होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम लोग पेटाबाइट लेंगे, फिर आएगा एक्जाबाइट आएगा, फिर आएगा आपका सेकंड में जेटाबाइट आएगा, फिर फोर्थ में आएगा आपका योटाबाइट। उसको वर्धित या इसमें आपसे या तो आरोही क्रम पूछ ले या तो अवरोही पूछ ले, या तो छोटा से बड़ा या तो बड़ा से छोटा अरेंज करना है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम इसको आपको एक्सप्लेन में डिटेल से आपको बताते हैं, आप ध्यान से उसे समझिए कि वर्धित भंडारण क्षमता के सहीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले होता है बिट, फिर आता है बाइट, उसके बाद आता है किलोबाइट, 1 किलोबाइट में जिसमें 1024 बाइट्स होते हैं, फिर आता है मेगाबाइट, फिर जीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट और सबसे लास्ट में होता है योटाबाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि बिट की जो क्षमता के अनुसार होगा उसमें सबसे बड़ा बाइट कौन सा होगा, तो योटाबाइट याद रखिएगा, और सबसे छोटा बिट होता है। सबसे छोटा क्या होता है? बिट होता है, और सबसे बड़ा होता है योटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर को संसाधन बनाने का प्रयास जो कि उसके वांछित प्रयोक्ता के लिए अनुपलब्ध है, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे सर्विस अटैक का डिनायल कहते हैं। कंप्यूटर को संसाधन बनाने का प्रयास जो कि उसके वांछित प्रयोक्ता के लिए अनुपलब्ध है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सर्विस अटैक का डिनायल कहा जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए। कंप्यूटर को संसाधन बनाने का प्रयास जो कि उसके वांछित प्रयोक्ता के लिए अनुपलब्ध होता है, उसे सर्विस अटैक का डिनायल कहा जाता है। वर्म अटैक क्या होता है समझिए। कंप्यूटर वर्ग एक स्टेड अलोन मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर में फैलने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। यह अक्सर खुद को फैलाने के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। कौन करता है? तो वार्म अटैक करता है। नेक्स्ट है आपका बोटनेट अटैक। क्या है? तो बोटनेट इंटरनेट आधारित उपकरणों की एक संख्या है जिनमें से प्रत्येक एक या अधिक बॉट चल रहा है। बॉटनेट्स प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डिनायल ऑफ सर्विस वितरित हमलों, चोरी डेटा भेजने, स्पैम और उपयोग करने के लिए हमलावर डिवाइस और इसके कनेक्शन की अनुमति देता है। बॉटनेट शब्द का प्रयोग आमतौर पर नकारात्मक या दुर्भावनापूर्ण अर्थ के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए लाभदायक तत्व है? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए लाभदायक कौन सा है वो बताना है। तो इसमें आपको कूट में आंसर दे रहा होगा, एक से अधिक आंसर इसमें सही है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इसमें सिर्फ सी और डी। इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? सी एंड डी है, यानी छवि संरूप के प्रयोग को सहयोग देना और अच्छा संकुचन अनुपात। निम्नलिखित में से कौन से पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लाभदायक तत्व हैं? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लाभदायक तत्व क्या है? तो छवि संरूप के प्रयोग का सहयोग करना और अच्छा संकुचन अनुपात देना, ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लाभ हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी एंड डी इसका सही होने वाला है। तो सी एंड डी क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को आप ध्यान से समझिए क्या है।
तो छवि संरूप के प्रयोग को सहयोग और अच्छा संकुचन अनुपात, ये सभी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लाभदायक होते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या है, तो ये पीडीएफ का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो उसे हम लोग पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं। पीडीएफ ई पुस्तक हेतु प्रचलित फॉर्मेट है। यह अडोबी नामक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था और वर्तमान में यह सबसे लोकप्रिय ई बुक फॉर्मेट है और ई पुस्तकों के अतिरिक्त इसे एक छपाई मित्र फॉर्मेट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट्स है। आपको बताना है कि जो नॉर्मल जनरल इमेज फाइल फॉर्मेट्स होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी MPEG फॉर्मेट में सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट्स जो है किस रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें आपका MPEG को छोड़ के यहाँ जितने भी दिया हुआ है TIFF या JPEG या तो फिर PNG, ये ABD जो है ये सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं, जबकि MPEG सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट्स नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें ABD आएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि MPEG क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, डिजिटल वीडियो और डिजिटल ऑडियो संपीड़न के लिए मानक विकसित करता है। यह मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तत्वाधान में संचालित होता है। MPEG मानक एक विकसित श्रृंखला है। 1998 में स्थापना के बाद MPEG संगठन ने कई डिजिटल मीडिया मानकों का उत्पादन किया, जैसे MPEG फर्स्ट, MPEG सेकेंड, MPEG MAR और MPEG डैश इत्यादि। और TIF का फुल फॉर्म क्या है, तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। JPEG का फुल फॉर्म क्या है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। और PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। सारे फुल फॉर्म को आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से एक MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी command.com जो है वो एक MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। अब इसे हम लोग एक्सप्लेन से देखते हैं क्या है। तो command.com या तो फिर DOS या तो फिर Win95 या 98 और WinME के लिए डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। DOS के मामले में यह डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस भी है और बूट के बाद आमतौर पर चलाए जा रहे पहले प्रोग्राम के रूप में इसकी एक अतिरिक्त भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समकालित परिपथ IC का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा। जो इंटीग्रेटेड चिप था वह किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले आया, तो तीसरी जनरेशन की जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की, थर्ड जनरेशन जो था उसमें इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया। इसे आप ध्यान से समझिए कि तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे हम लोग IC चिप कहते हैं, उसका प्रयोग आरंभ हुआ। इसमें उच्च गति वाले मैग्नेटिक कोर का विकास हुआ और रैम, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। कंप्यूटर की गणना का समय नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा और 1956 में DEC, जिसका फुल फॉर्म डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, 1956 में इसी DEC द्वारा प्रथम व्यावसायिक एक मिनी कंप्यूटर जिसे PDF-8 कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर है, उसका विकास किया गया। किसके द्वारा, तो DEC के द्वारा विकास किया गया। किसका, PDF-8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको ये बताना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विंडो जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी के तीन ऑप्शन जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए ध्यान से कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है या विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, या GUI जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यह जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथ्य पर आधारित है। इसमें आइकॉन पर क्लिक करके प्रोग्राम को क्रियान्वित कर सकते हैं। विंडोज़ के संस्करण कौन कौन से हैं, तो विंडोज़ 95, 97, 98 या 2000 है, या तो फिर विंडोज़ मिलेनियम लीजिए, विंडोज़ NT लीजिए, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा या विंडोज़ 7 या 8 या विंडोज़ 10 एट्सेट्रा। ये सारे के सारे विंडोज़ के संस्करण हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी फाइल को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस डिलीट की। किसी भी फाइल को कंप्यूटर के अस्थायी रूप से हटाने के लिए यानी परमानेंटली उसको हटाने के लिए कौन सा विकल्प दबाना होगा, तो शिफ्ट प्लस डिलीट की का आप उपयोग कीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन समझिए कि जब हम अपने पीसी में किसी भी फाइल का चयन करने के बाद शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजियों का उपयोग करते हैं तो फाइल कंप्यूटर सिस्टम से अस्थायी रूप से मिट जाती है, परंतु जब हम डिलीट की का प्रयोग करके सिस्टम से फाइल हटाते हैं तो फाइल सिस्टम के रिसाइकल बिन में चली जाती है, जो कि अस्थायी रूप से होता है और आवश्यकता पड़ने पर फाइल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी सिंपल आप अगर डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, और अगर शिफ्ट प्लस डिलीट अगर कर दिए तो वो परमानेंटली उस जगह से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नष्ट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है, आपको ये बताना है। तो इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे रिसाइकल बिन कहते हैं। हाल ही में जो भी फाइल डिलीट किए जाते हैं वो सारे के सारे कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, रिसाइकल बिन में कलेक्ट होते हैं। इस बात को शायद आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के व्यू प्रिंट के विकास का श्रेय किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को जाता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के व्यू प्रिंट के विकास का श्रेय किसे जाता है, चार्ल्स बेबेज को जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार आप समझिए कि चार्ल्स बेबेज, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1791 को हुआ और 18 अक्टूबर 1871 को इनका निधन हुआ, यह गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कार और मैकेनिकल इंजीनियर थे। बेबेज ने एक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा को जन्म दिया था और बेबेज को पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, जो अंततः अधिक जटिल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन का नेतृत्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बिट के संयोजन को क्या कहा जाता है। तो जब आप 4 बिट को मिला देंगे तब उससे जाके एक निवल बनता है। 4 बिट को मिलाने के बाद क्या बनेगा, एक निवल बनेगा। बिट में क्या आता है, बिट का सिंबल बी से अगर दिखाया गया तो बिट में आता है सिर्फ 0 और 1। एक निवल में आ जाएगा कितना, 4 बिट। एक निवल में कितना आएगा, 4 बिट आएगा। एक बाइट में क्या आएगा, तो 4 बिट आएगा। एक बाइट में कितने बिट आ जाएंगे, 4 बिट आ जाएंगे। किलो बाइट के बी है जिसमें 10,024 बिट आ जाएंगे। बी का सिंबल क्या था, बाइट, मतलब 1024 बाइट आएगा। मेगा बाइट में आपका 1024 किलो बाइट आएगा। जीगा बाइट में आपका क्या आएगा, तो 1024 मेगा बाइट आएगा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे बाइट की संख्या में, वैसे वैसे आपका क्या है, जो उसका 1024 नीचे वाला कर लीजिएगा। जैसे अगर टेराबाइट पूछा गया तो उसमें 1024 गीगाबाइट हो जाएगा। अगर जेटाबाइट पूछा गया तब उसमें आप 1024 एक्स्ट्रा बाइट कर लीजिएगा, एक्साबाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 2। बाइनरी प्रणाली में सिर्फ 2 अंक उपयोग में आते हैं। कौन कौन से, 0 और 1, ये आपको पता होगा। बाइनरी नंबर को 0 या 1 से निरूपित किया जाता है। 0 और 1 का एक जोड़ा एक बाइनरी कहलाता है। 0 और 1 का अगर आप पेयर बनाते हैं तो उसे हम लोग एक बाइनरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 11 बिट वाले चित्र में कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 256 रंगों का मिश्रण होगा। 11 बिट वाले चित्र में कितने रंगों का मिश्रण होगा, तो 256। 11 बिट वाले चित्र में 2048 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है, 2048। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन 256 दे के रखा है, ये गलत है। कितना हो जाएगा, 2048 रंगों का मिश्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेटाबेस में व्यवस्थित डेटा को खोजने के लिए उपयोग में आने वाली तकनीक का नाम बताइए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि डेटाबेस में व्यवस्थित डेटा को खोजने के लिए उपयोग में आने वाली तकनीक का नाम बताइए, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग बाइनरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि बाइनरी जो डेटाबेस में व्यवस्थित डाटा को खोजने के लिए उपयोग में आने वाली तकनीक है। बुलियन ऑपरेटर के साधारण शब्दों जैसे एंड और नॉट और एंड नॉट का उपयोग जोड़ने तथा आपके खोज पद के बीच संबंध सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इन्वर्टिंग फाइल को पोस्टिंग फाइल कहा जाता है। ये फाइल एक दूसरे को रेफर्ड कर देते हैं। इंडेक्सिंग क्या है समझिए। इंडेक्सिंग जिसे हम लोग अनुक्रमणिका कहते हैं, इसके माध्यम से पुस्तक के सभी क्रमानुसार आख्या को पृष्ठ सहित सर्वप्रथम क्रमबद्ध करके आख्या पृष्ठ के बाद इस अनुक्रमणिका पृष्ठ को लगाते हैं।
उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि कौन सा बुलियन कारक नहीं है, विच इज़ नॉट द बुलियन ऑपरेटर। आपको बताना इनमें से कौन सा बुलियन कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड जो है वो बुलियन कारक नहीं है, और जो बाकी तीन ऑप्शन है एंड और नॉट, ये तीनों के तीनों बुलियन ऑपरेटर हैं। बुलियन लॉजिक कंप्यूटर विज्ञान का एक प्रकार है जो मूल रूप से 1800 के दशक के मध्य में गणितज्ञ जॉर्ज बुले द्वारा विकसित किया गया था। यह एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग के एक महान सौदे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निकट कंप्यूटिंग कार्यक्षमता के उद्भव का समर्थन करता है। इसके मूल में बुलियन तर्क की कुछ बहुत ही मूल ऑपरेटरों पर निर्भर करता है, जैसे एंड और नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक द्विधारी अंक सामान्यतः डैश के रूप में दर्शाया जाता है। अब बताइए किस में दर्शाया जाएगा, तो इसे 0 और 1 में दर्शाया जाएगा। ए बाइनरी डिजिट को हिंदी में क्या कह रहा है, द्विआधारी कह रहा है। तो इस बाइनरी डिजिट में कौन कौन से अंक आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर एक अस्थायी संग्रहण है जो जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, तो राइट आंसर है इसका इनपुट और आउटपुट से जुड़ी हुई है। बफर एक अस्थायी संग्रहण है जो इनपुट और आउटपुट से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि बफर आमतौर पर रैम में एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र होता है। अधिकांश बफर का उद्देश्य एक होल्डिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करना है जो सीपीयू को डिवाइस में स्थानांतरित करने से पहले डेटा में मैनिपुलेट करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिट्स की स्ट्रिंग क्या कहलाती है, तो इसे हम लोग 8 बाइट कहते हैं, 1 बाइट कहते हैं। 8 बिट्स की स्ट्रिंग क्या कहलाएगी, तो 1 बाइट कहलाएगी। बाइट शब्द जो है वो जून 1956 में वर्नर बुचेल्स द्वारा गढ़ा गया था, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और किसी शब्द की लंबाई जो है बिट में मापी जाती है। शब्द की लंबाई किस में मापी जाएगी, तो बिट में मापी जाएगी। 8 बिट्स अगर मिलाते हैं तो 1 बाइट होता है। 1024 बाइट मिलाएंगे तो 1 किलो बाइट होगा, और 1024 किलो बाइट मिलाइएगा तो 1 मेगाबाइट होगा। इस सीरीज को आप याद रखिए, पहले बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्सोबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, और इसको आप चेंज करते रहिएगा कि अगर 1 किलोबाइट पूछा तो उससे ऊपर क्या आता है, बाइट आता है, तो 1024 बाइट लगा दीजिएगा। सिर्फ याद आपको रखना है कि 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्वात नली उपयोग में लाई जाती थी, तो ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे निर्वात नली क्या है, तो वैक्यूम ट्यूब है। ये पहली पीढ़ी में उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। निर्वात नली का उपयोग किस में किया गया था, पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब, जिसे हम लोग वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया था। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया। सॉफ्टवेयर मशीन लेवल तथा लो लेवल लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। कंप्यूटर का गणना समय या गति मिल सेकेंड में थी। 1 मील पर सेकेंड ऐसे था, या तो इसको 10 का पावर 3 आप लिख सकते हैं। 1 मिल सेकेंड में क्या आएगा, 10 का पावर 3 आएगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यधिक ऊष्मा छोड़ते थे। इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। और इसी पीढ़ी के कंप्यूटर के हैं कौन कौन से हैं, तो इनियक है, यूनिवैक है, IBM है और मार्क 1 थे। इनियक पूछा जाएगा तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें। और यूनिवैक किस में हो जाएगा, तो पहला कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। IBM प्रथम पीढ़ी का था। मार्क 1 किसका था, तो प्रथम पीढ़ी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ASCII आस्की में कितने कोड होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 256 कोड होते हैं। आस्की में कितने कोड होते हैं, 256। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए कि कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह, जिसे हम लोग ASCII कह रहे हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसका फुल फॉर्म है, विशेष चिन्ह में ASCII कोड में संचित होते हैं। प्रत्येक ASCII कोड 8 बाइट का होता है। ASCII में ऐसे 256 कोड हैं और मानक ASCII कोड का मान 0 से 127 होता है, जबकि 128 से 256 तक कैरेक्टर परिवर्धित ASCII कैरेक्टर सेट होता है। मानक ASCII कोड अगर पूछ ले उसका मान कितना होता है, तो 0 से 127 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचय क्षमता की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिमाण के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि कैसे कैसे वो बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पहले किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट आएगा, फिर गीगाबाइट आएगा, फिर आपका टेराबाइट आएगा। ये बाइट वाला आप पीछे पढ़ चुके हैं कई बार, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर विज्ञान में के का मान किसके बराबर है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1024। कंप्यूटर विज्ञान में के से तात्पर्य है किलोबाइट। के से क्या मतलब है? किलोबाइट। किलोबाइट से है, और दशमलव प्रणाली में किलो को 1000 के लिए होता है, लेकिन बाइनरी सिस्टम्स में 1 किलो जो है वो 1024 होता है। दशमलव प्रणाली में 1 किलो क्या होता है? 1000 ही होता है ना, लेकिन बाइनरी सिस्टम में अगर 1 किलो पूछा जाए तो 1024 होता है। और तकनीकी रूप से इसलिए 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स है, लेकिन इसका इस्तेमाल अक्सर 1000 बाइट्स के पर्याय के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर जिसमें 256 के है मुख्य मेमोरी होती है, तो एक बार में लगभग कितना हो जाएगा? 2,56,000 बाइट्स स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? सूचना की इकाई क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाइट। सूचना की इकाई को हम लोग बाइट कहते हैं, और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। वर्नर बुचोलज का जन्म 24 अक्टूबर 1922 में हुआ था, और ये एक प्रख्यात जर्मन अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1956 में इन्होंने डिजिटल सूचना की एक इकाई के लिए बाइट शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ASCII हैज़ हाउ मेनी कोड्स? ASCII में कितने कोड होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 256 कोड होते हैं। कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह ASCII कोड में संचित होते हैं। प्रत्येक ASCII कोड जो है 8 बाइट का होता है, और ASCII में ऐसे 256 कोड हैं। और मानक ASCII कोड का मान कहाँ से 0 से 127 होता है, जबकि 128 से 256 तक कैरेक्टर परिवर्धित कैरेक्टर सेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च मात्रा में संग्रहण क्षमता का परिमाण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेटाबाइट। कौन सा है? पेटाबाइट है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ यहाँ इस ऑप्शंस के हिसाब से ये पेटाबाइट है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होता है? योटाबाइट का होता है। ध्यान रखिएगा कि पहले बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, और लास्ट में एक और लीजिए मिल गया ब्रोंटाबाइट। तो अगर आपसे ब्रोंटाबाइट भी अगर ऑप्शन में रहता तो सबसे ज़्यादा आप दीजिएगा ब्रोंटोबाइट। क्या दीजिएगा? ब्रोंटोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मूल पाठ मामले इस मानक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं। अब बताइए, आपको बताना है कि मूल पाठ मामले जो है किस मानक संकेत द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे ASCII के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह जो है वो ASCII कोड में संचित होते हैं। प्रत्येक ASCII कोड 8 बाइट का होता है। ASCII में से 256 कोड हैं, और मानक ASCII कोड का मान 0 से 127 है, जबकि 128 से 256 तक कैरेक्टर परिवर्धित कैरेक्टर सेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII में वर्ण ए का दशमलव रूप क्या है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 65। ASCII जिसे हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज सूचना मानक के लिए अमेरिकी मानक कोड से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए चरित्र एनकोडिंग मानक है। ASCII कोड का उपयोग करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट की तथा न्यूमरिक कीपैड से अंकों का प्रयोग करते हैं। अल्ट जो की है, अल्ट की को दबाकर फिर कोड को दबाते हैं। कुछ ASCII कोड निम्नलिखित हैं। पहला ए में 65, बी है 66, सी है 67, ऐसे याद रखिए, डी का 68, ई का 69, जेड का याद रखिएगा 90, और वाट सिंबल है तो उसका 63 कोड है, 0 का है 48 कोड है, 1 का 49 कोड है, 9 का 57 कोड है, स्मॉल ए का 97 कोड है, बी स्मॉल बी का 98 कोड है, और जेड का 122 कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको सुमेलित करना है। आपको क्या करना है, इस चीज़ को इसमें बताना है कि जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है किसके साथ मैच खाएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज किसके साथ मैच खाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करते हैं कि पाठ निरूपण अगर पूछा जाए तो उसे आप मिलाइएगा ASCII के साथ।
कंप्यूटर की भाषा किसको मिलाइएगा, पास्कल के साथ। नेटवर्क उपकरण किसके साथ मिलाइएगा, तो गोफर के साथ। शोध तकनीक किसके साथ बनाइएगा, तो बुलियन ऑपरेटर्स के साथ। शोध तकनीक बुलियन ऑपरेटर्स, नेटवर्क उपकरण गोफर, कंप्यूटर की भाषा पास्कल, पाठ्य निरूपण ASCII के साथ मैच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय के पास जन्मजात डिजिटल तथा संपरिवर्तित डिजिटल प्रलेख दोनों हो सकते हैं। तो हाँ, यह बिल्कुल ही सही है कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय के पास जन्मजात डिजिटल तथा संपरिवर्तित डिजिटल प्रलेख दोनों होते हैं। रीजन क्या कह रहा है, प्रलेख को यूनिकोड में भंडारित करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रलेख को क्रम विकसित छवि को भंडारित करना है। ये गलत कह रहा है, जो कारण है वो गलत है। प्रलेख को यूनिकोड में भंडारित करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रलेख की क्रम विकसित छवि को भंडारित करना होता है। ये कहना गलत है, लेकिन यह अभिकथन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन बी सही बता रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी चूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विधारी अंक में अंक 20 इस प्रकार निरूपित किया जाएगा। जो बाइनरी डिजिट है उसको, उसमें 20 को किस प्रकार लिखा जाएगा, इस चीज़ को आप समझिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग लिखेंगे 000 10 100। अब कैसे इसको लिखते हैं वो समझिए। द्विधारी अंक में 20 इस प्रकार निरूपित किया जाता है कि बाइनरी संख्या 0 000 10 100 2 आता है। हल कैसे करते हैं, तो पहले 20 लेते हैं, 20 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 10 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। फिर 2 को रखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और जो शेष बचेगा उधर लिखते जाएंगे साइड में 1 बचा शेष वहाँ पे। फिर 2 से डिवाइड किए तो ये कट गया, शेष क्या बचा 0, तो 0 शेष बचा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट छोड़ के सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। पहले 10 और फिर 100 और इसके ब्रैकेट के नीचे 2 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग द्विधारी अंक में 20 का इस प्रकार निरूपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 115 के लिए कौन सी सही द्विअंकी संख्या है। अब 115 का आप खुद से निकाल के देखिएगा कैसे निकलता है। तो 115 के लिए द्विअंकी संख्या इस किस फॉर्म में लिखेंगे, तो 111 00 11 क्या लिखेंगे, 111 00 11। इसका सेम, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्या है ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा 111 00 11। आप 115 का निकाल के देखिएगा कैसे होगा। पहले उसको 2 से डिवाइड करके देखिएगा, फिर जो शेष बचेगा उधर लिखिएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा 2 से, फिर शेष बचेगा वैसे लिखिएगा, फिर इसको क्रम में सजाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और अलेखीय वेब ब्राउज़र की एक श्रृंखला है जो 1995 से शुरू होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट विंडो लाइन में शामिल है। इसकी प्रोग्रामिंग जो है C++ भाषा में की गई है। इसकी प्रोग्रामिंग किस में की गई है, तो C++ भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। कब प्रस्तावित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 1835 में। वेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन 1835 में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रैम कंप्यूटर की है। रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज़ द, रैम को हम लोग क्या कहते हैं आप ये बताइए। तो रैम जो है इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम जो है वो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ध्यान से समझिए, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्राथमिक मेमोरी है। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर रहता है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए इसमें डाटा स्टोर पावर सप्लाई होने तक ही रहता है। मतलब वोलेटाइल है, मतलब इसमें आप जो भी स्टोर कीजिएगा जब तक पावर है वो स्टोर रहेगा, पावर कट होने के बाद वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे चीज़ों के लिए, कंप्यूटिंग के लिए भी, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए भी, और प्रलेखों के संग्रहण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रक्रिया करके सूचना में रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है, अर्थात यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्ति और प्रोसेस करने की क्षमता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसे कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं। यदि एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो असल में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, कौन करता है? तो सीपीयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त होता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर है एक माइक्रो प्रोसेसर वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सीपीयू के रूप में होता है, और माइक्रो कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर के तौर पर जाना जाता है जो कम स्थान में तथा उच्च कार्य क्षमता वाले जगहों पे होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग हरमैन हालरिथ को कहते हैं। पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो हरमैन हालरिथ को कहा जाता है। क्या है पंच कार्ड? तो पंच कार्ड एक तरह से कठोर पन्नों से बना हुआ कार्ड होता है जिसमें हम डिजिटल डाटा को रखते हैं, जिसमें जगह जगह कुछ छेद भी होते हैं जिसकी मदद से यह कार्ड डाटा को रखता है। डॉक्टर हरमन हॉलरिथ पंच कार्ड के जनक है। कौन है? तो डॉक्टर हरमन हॉलरिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालिटिकल इंजन किससे बनाया गया? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। एनालिटिकल इंजन एक मशीन है, पहले 1877 में चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित, जिसे पहले सामान्य यांत्रिक कंप्यूटर की अवधारणा माना जाता है। ये डिज़ाइन में एक अंक गणितीय तर्क इकाई शामिल है। इसे पंच कार्ड का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। प्रिंटर जो एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आपसे इनपुट डिवाइस पूछा गया तो माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड ये तीनों इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को पेपर पर छापने का कार्य करता है। माउस क्या है? यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो डेस्कटॉप पर यह कर्सर के रूप में उपलब्ध होता है। कीबोर्ड क्या है? तो यह टाइप राइटर की भांति अल्फ़ाबेट और जीरो से लेकर 9 अंकों और स्पेशल कैरेक्टरों का एक सेट होता है। सामान्यतः कीबोर्ड में की संख्या लगभग 102 से 110 तक होती है। यह इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉस, यूनिक्स, विंडोज़ किसके उदाहरण है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ये सारे के सारे जो है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। कौन सा है? डॉस, यूनिक्स और विंडोज़। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है, तथा यह प्रोग्रामों का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स तथा ऑपरेशन को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में स्वामित्व संबंधी फाइल प्रारूप कौन से हैं? आपको ये बताना है। इसको कोड में बताना है। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं इसके राइट आंसर में क्या क्या आएगा। ए और सी आएगा। क्या आएगा? ए और सी आएगा। MRSID और RAR ये दोनों जो है स्वामित्व संबंधी फाइल प्रारूप है। कौन कौन सा है? तो MRSID और RAR ये दोनों जो है वो स्वामित्व संबंधी फाइल प्रारूप है। मतलब ए और सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, उसमें ए और सी दिया हुआ है, ये सही जवाब होगा। अब MRSID और RAR ये स्वामित्व संबंधी फाइल होते हैं। और प्रोप्रिएटरी फाइल फॉर्मेट्स क्या है? तो यह मालिकाना प्रारूप एक कंपनी, संगठन या व्यक्ति का एक फाइल प्रारूप होता है जिसमें डेटा होता है जो किसी विशेष एनकोडिंग योजना के अनुसार संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोग्राम कोड का अंश जो स्वयं की प्रतियां बनाकर फैलता है एक डैश है, क्या कहलाता है वो? तो इसके राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग वायरस कहते हैं। प्रोग्राम कोड का अंश जो स्वयं की प्रतियां बनाकर फैलाता है वो क्या कहलाता है? वो वायरस कहलाता है। कंप्यूटर वायरस एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना लोड किया जाता है और दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है। 1983 में फ्रेड कोहेन द्वारा कंप्यूटर वायरस शब्द पहली बार औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। वायरस का कंप्यूटर में प्रवेश के बाद खुद को दूसरे प्रोग्राम में इस तरह जोड़ लेता है कि होस्ट प्रोग्राम का निष्पादन वायरस की कार्रवाई को एक साथ चलाता है।
या स्वयं को दोहरा सकता है, अन्य कार्यक्रमों या फाइलों पर खुद को सम्मिलित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न नेटवर्क खंडों को जोड़ने के लिए तथा उनमें संचार व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न नेटवर्क खंडों को जोड़ने के लिए तथा उनमें संचारण व्यवस्था के लिए ब्रिज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। गेटवे क्या है? तो गेटवे एक प्रवेश द्वार का एक टुकड़ा है, नेटवर्किंग हार्डवेयर में प्रयोग किया जाता है। दूरसंचार नेटवर्क के लिए एक डेटा एक से दूसरे असतत नेटवर्क से प्रवाह करने की अनुमति देता है। गेटवे राउटर या स्विच से अलग होता है। गेटवे जो है राउटर या स्विच से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है उसे टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी के 5 प्रकार हैं। कौन कौन सा है? तो मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इनको याद रखिएगा, मेश, स्टार, बस, रिंग और हाइब्रिड टोपोलॉजी होते हैं। रूटिंग क्या है? ध्यान से देखिए, तो रूटिंग एक नेटवर्क में या कई नेटवर्कों के बीच या उसके पार के ट्रैफिक के लिए एक पथ का चयन करने की प्रक्रिया है, जिसे हम लोग रूटिंग कहते हैं। मोटे तौर पर सर्किट स्विच नेटवर्क सहित कई प्रकार के नेटवर्क में रूटिंग का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म PSTN है, और कंप्यूटर नेटवर्क तथा इंटरनेट है। बैंडविड्थ क्या है उसको समझिए, तो बैंडविड्थ किसी दिए गए पथ पर डेटा ट्रांसफ़र की अधिकतम दर है। बैंडविड्थ को नेटवर्क बैंडविड्थ, डेट बैंडविड्थ या डिजिटल बैंडविड्थ के रूप में दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंकड़ों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सिग्नल को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिपीटर का। आंकड़ों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सिग्नल को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है? तो रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक्स मिलेंगे इस चैनल पे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।